करीबन 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तांजीरो वर्सेस ग्योमे, जिसमें मैंने कहा था ग्योमे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर ऑफ द करंट एरा एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद तो भाई उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल महाभारत छिड़ गई। काफी लोगों का कहना था कि नहीं भाई, ग्योमे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर ऑफ ऑल टाइम मिचिकात्सु है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि मिचिकात्सु कौन है, देन ही इज ह्यूमन कोकुशिबो, द ओल्डर ट्विन ब्रदर ऑफ योरिची सुगिकोनी। वो सेंगोकू एरा में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर था। लेकिन क्या आज भी मिचिकात्सु सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर है? चलो इस बात को काफी विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं मिचिकात्सु की पावर को लेकर, आज की वीडियो में वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन हमेशा की तरह काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग मिचिकात्सु एक्चुअली इज। सबसे पहले मैं तुम्हें मिचिकात्सु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है, मिचिकात्सु योरिची का जुड़वा भाई है एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमसलर इन सेंगोकू एरा। मिचिकात्सु यूज करता है मून ब्रीदिंग। अब मून ब्रीदिंग के पावर के बारे में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन फैंस के बीच ये काफी पॉपुलर है दैट मून ब्रीदिंग इज एक्चुअली सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल। और नैरेटिव वे में ये काफी हद तक सही भी लगता है बिकॉज मिचिकात्सु वाज डायरेक्ट राइवल ऑफ योरिची। एंड यस, मिचिकात्सु के मून ब्रीदिंग में टोटल 6 फॉर्म्स हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मून ब्रीदिंग में 16 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बात यह है कि बाकी के फॉर्म्स को मिचिकात्सु ने डीमन बनने के बाद हासिल किया था एज कोकुशिबो। तो हाँ, मिचिकात्सु के मून ब्रीदिंग में सिर्फ 6 फॉर्म्स ही हैं। तो ये था मिचिकात्सु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे कि मिचिकात्सु आखिर कितना ताकतवर है एंड क्या वो आज भी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है। अब ये समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले मिचिकात्सु की एक्चुअल पावर को समझना होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले पार्ट में मैं मिचिकात्सु से रिलेटेड सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें उसकी एक्चुअल पावर का अंदाजा लग जाए। एंड उसके बाद सेकंड पार्ट में वी विल सी हाउ पावरफुल ही इज एंड वेयर डू ही स्केल्स। और तीसरे पार्ट में द रियलिटी। एंड यस, जो थर्ड पार्ट है द रियलिटी, वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। फाइनल पार्ट तुम्हें चौंका कर रख देगा। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मिचिकात्सु। फर्स्ट, अ प्रोडिजी। अब काफी लोगों का मानना है दैट मिचिकात्सु वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड द रीजन फॉर दिस क्योंकि उसका डिसेंडेंट मोइचिरो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ही वाज अ प्रोडिजी जिसने तलवार उठाई और 2 महीने के अंदर हाशिरा बन गया। एंड सिंस मिचिकात्सु उसका एंसेस्टर है, मोइचिरो उसी के ब्लड लाइन से है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मिचिकात्सु भी काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा ही, इवन मोइचिरो से भी ज्यादा। लेकिन क्या ये बात सच है? अब देखो, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं देन एब्सोल्युटली नॉट। मिचिकात्सु वाजंट टैलेंटेड एट ऑल। मोइचिरो के नाम पर मिचिकात्सु को डिफेंड करना, मोइचिरो के अचीवमेंट्स को एक ढाल बनाकर मिचिकात्सु के लिए यूज करना, दिस एब्सोल्युटली डजंट मेक एनी सेंस। कि मोइचिरो इतना टैलेंटेड था, वो 2 महीने के अंदर हाशिरा बन गया, उसने डीमन स्लेयर मार्क, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड सारी पावर्स एक्सेस कर ली, उसने कपर मून को अकेले मार दिया। तो ऑब्वियसली बीइंग हिज एंसेस्टर मिचिकात्सु इससे भी ऊपर लेवल पे होगा। लेकिन ये बात असल में सच नहीं है। मिचिकात्सु टैलेंटेड नहीं था। वो 17 साल की उम्र में एक नॉर्मल डीमन से भिड़ा और हार गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो बचपन से ही ट्रेनिंग ले रहा था, उसके पास काफी सालों की ट्रेनिंग थी एज अ सामुराई। मीनवाइल ऑन द अदर हैंड, मोइचिरो सिर्फ 13-14 साल की उम्र में ही एक डीमन को अकेले मार देता है, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। अब खुद देख लो कि ज्यादा टैलेंटेड कौन है। एंड ये सिर्फ मोइचिरो नहीं, ऐसे फीट्स करंट जनरेशन में काफी सारे डीमन स्लेयर्स ने दी है। सानेमी ने भी 12-13 साल की उम्र में ही अपनी डीमन मॉम को अकेले मार दिया था। और ग्योमे ने तो भाई इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता। ये बंदा एक पुजारी था, इसने कभी आज तक फाइट की ही नहीं थी, लेकिन जब एक डीमन इसके टेंपल पर अटैक करके सारे बच्चों को मार देता है और सिर्फ सायु बचती है, वो सायु को बचाने के लिए लिटरली भाई उस डीमन को बेयर हैंडेड मार देता है। उसे किसी हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड फॉरगेट अबाउट हाशिरास ब्रो, इवन इनोसुके हाशिबिरा, लिटरली इस बंदे को डीमंस की एग्जिस्टेंस की कोई नॉलेज नहीं थी। इसने बस उनके एग्जिस्टेंस के बारे में सुना, एक बंदे की तलवार छीनी और फाइनल सिलेक्शन में घुस गया और पास भी हो गया। दैट इज व्हाट एक्चुअल टैलेंट लुक्स लाइक, जहां पर इन सब ने बिना किसी ट्रेनिंग या फाइटिंग एक्सपीरियंस के ही सामने वाले डीमन को मार गिराया। अब अगर तुम फैन बॉइंग करने लगो और कहो कि नहीं भाई, मिचिकात्सु ने जिस डीमन का सामना किया था वो काफी ताकतवर था, वो सेंगोकू एरा का टाइम था भाई, डीमन किंग का एरा था वो, वहाँ के डीमंस काफी ताकतवर थे, तब तो भाई मैं खुद स्पीचलेस हूँ। बिकॉज लिटरली उस डीमन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। दैट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी डीमन। यू माइट आर्ग्यू कि वो डीमन काफी ताकतवर था, उसने मिचिकात्सु के पूरे ग्रुप को मार दिया था, बट दिस इजंट कंपेरेबल टू व्हाट अदर्स हैव डन। एक 14 साल का बच्चा बिना किसी ट्रेनिंग या फाइटिंग एक्सपीरियंस के एक डीमन को रात भर मारते रहता है। एक पीसफुल मंक जिसने आज तक कभी लड़ाई की ही नहीं, जिसने लड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, वो एक डीमन को बेयर हैंडेड मार देता है बिना किसी हथियार के। हिज पंचेस वर इनफ, और वो भी लिटरली रात भर मारते रहता है। इट वाजंट लाइक ग्योमे फॉट अ डीमन अंटिल सनराइज, ग्योमे स्मैश्ड अ डीमन अंटिल सनराइज। भाई उस डीमन को सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था, पंचिंग बैग बन गया था वो, लेट अलोन फाइटिंग बैक अगेंस्ट ग्योमे।
लेकिन अभी भी अगर तुम्हारा ये कहना है दैट नहीं भाई मिचिकात्सु हैज टू बी अ प्रोडिजी, वो एंसेस्टर है मुइचिरो का, मुइचिरो के अचीवमेंट्स को लेकर अगर मिचिकात्सु को डिफेंड करना चाहते हो, देन भाई लिटरली यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द इंटायर बैक स्टोरी ऑफ कोकुशिबो। मिचिकात्सु टैलेंटेड नहीं था और यही तो बात थी उसमें, यही सोल डिफरेंस था मिचिकात्सु एंड योरिची में। योरिची वॉज ऑल अबाउट टैलेंट एंड मिचिकात्सु वॉज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। योरिची डीमन स्लेयर, मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, इन सब के साथ पैदा हुआ था। ही वॉज द चोजन वन। दैट वॉज द सोल रीजन वाई मिचिकात्सु वॉज सो जेलस ऑफ योरिची एंड डेस्परेटली वांटेड टू सरपास हिम, चाहे उसके लिए डीमन ही क्यों ना बनना पड़े। मिचिकात्सु कभी भी टैलेंटेड नहीं था, उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया वो हार्ड वर्क से किया था। वो इवन डीमन भी बन गया सो दैट ही कैन ट्रेन फॉर एवर, लाइक सीरियसली ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। बंदा नियरली 500 सालों तक लगातार ट्रेनिंग करता रहा है पूरे डीमन स्लेयर वर्स में। ही इज द वन हु ट्रेन्ड द मोस्ट, जबकि ओरिची ने कभी ऐसे ट्रेनिंग नहीं की, उसे जन्म से ही सारी पावर्स मिली हुई थी। ही वॉज द चोजन वन। और इस बात को तो खुद कोकुशिबो ने भी कई बार कहा है थ्रू आउट द सीरीज दैट व्हाई इट हैज टू बी यू, यू आर ऑलवेज द स्पेशल वन, तुम्हें ही भगवान की सारी ब्लेसिंग्स क्यों मिल गई। मिचिकात्सु वॉज नेवर टैलेंटेड मैन, और यही तो लिटरली बेसिक डिफरेंस था दोनों के कैरेक्टर का। बोथ ऑफ देम सिग्निफाइड कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रेट्स। योरिची वॉज ऑल अबाउट टैलेंट एंड मिचिकात्सु वॉज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सो हाँ, आई गेस अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए दैट मिचिकात्सु वाज़न्ट अ प्रोडिजी। मुइचिरो प्रोडिजी बना ना सिर्फ अपने ब्लड लाइन के कारण बल्कि अपने दम पर भी। अपने एंसेस्टर मिचिकात्सु के हार्ड वर्क वाले ट्रेट्स उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। 14 साल की उम्र में वो हर दिन इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता था कि उसे खून की उल्टियां होने लगती थी और वो बेहोश हो जाता था। अगर ये सिर्फ ब्लड लाइन का जादू होता तो भाई युइचिरो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाया। द ट्विन ब्रदर ऑफ मुइचिरो जस्ट गेव एवरीथिंग ही हैड। सो हाँ, मुइचिरो के अचीवमेंट्स को ढाल बनाकर ये नहीं कहा जा सकता दैट मिचिकात्सु भी काफी टैलेंटेड था, बिकॉज इस हिसाब से तो भाई तुम उसके पूरे कैरेक्टर को ही गलत वे में डिफाइन कर रहे हो दैट व्हाट हिज कैरेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड, हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ टैलेंट। सो यस, मिचिकात्सु वाज़न्ट अ प्रोडिजी। वो बचपन से ही टैलेंटेड नहीं था, उसने सब कुछ हार्ड वर्क से अचीव किया। लेकिन हाँ, बाद में जब उसने अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट की एज अ डीमन स्लेयर योरिची के अंडर, तब वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया काफी कम समय में। He became the second strongest demon slayer of Sengoku era। तो यहाँ पर मिचिकात्सु कितना ताकतवर है, तो इसे समझने के लिए चलो फिर बढ़ते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन की तरफ। सेकंड, गोल्डन एरा। अब जैसा कि तुम जानते ही हो, सेंगोकू एरा वाज द गोल्डन एरा ऑफ ऑल डीमन स्लेयर्स, जहाँ पर कहा जाता है कि उस समय सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे और उसमें मिचिकात्सु सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। सेंगोकू एरा के बाद इतने पावरफुल डीमन स्लेयर्स किसी भी एरा में नहीं देखने को मिले थे। बट इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सच है दैट सेंगोकू एरा वाज द गोल्डन एरा ऑफ डीमन स्लेयर्स, जहां पर ना सिर्फ सारे स्वॉर्ड्समैन बल्कि सारे स्वॉर्ड्समिथ भी अपने पीक पर थे। लेकिन क्या इसका ये मतलब बनता है कि सेंगोकू एरा के बाद इतने ताकतवर डीमन स्लेयर्स कभी आए ही नहीं? वेल, अगर तुम गोल्डन एरा की बात करो देन डेफिनेटली इट वाज सेंगोकू एरा। लेकिन अगर तुम बात करो कि सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर्स किस एरा में एग्जिस्ट करते थे, तो भाई इट इज ऑब्वियसली ताइशो एरा, द करंट एरा। सेंगोकू एरा गोल्डन एरा ऑफ डीमन स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है ओनली बिकॉज ऑफ योरिची सुगिकोनी। उसे हटा दो तो कोई भी इतना ताकतवर नहीं है। ताइशो एरा के हाशिराज ने सारे अपर मून से फाइट किए और उन्हें हराया, मुजान से फाइट किए, जबकि सेंगोकू एरा के हाशिराज ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। योरिची ने अकेले दम पर मुजान को हराया था बिना किसी के हेल्प के। सेंगोकू एरा में तो 12 क्यूजुकी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ताइशो एरा बाय फार हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस, ग्यूतारो, ग्योक्को, हंटेंगु, नाकिमे, आकाजा, डोमा, कोकुशिबो, और करंट हाशिराज ने इनका सामना किया है। एंड इनफैक्ट करंट जनरेशन के हाशिराज ने तो सारे डीमन स्लेयर एबिलिटीज को एक्सेस कर लिया था, जबकि सेंगोकू एरा में योरिची को छोड़कर किसी के पास भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड ब्लेड, सेल्फलेस स्टेट ये सब कुछ नहीं था। उन सब के पास सिर्फ मार्क था, जबकि करंट जनरेशन के डीमन स्लेयर्स ने हर एक डीमन स्लेयर एबिलिटी को एक्सेस कर लिया। मार्क, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, एवरीथिंग। सेंगोकू एरा माइट हैव बीन द गोल्डन एरा ऑफ डीमन स्लेयर्स, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट एरा ऑफ डीमन स्लेयर्स इज ताइशो एरा, चाहे तुम किसी भी एंगल से देख लो। सो यस, ये वाला मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा दैट अगर योरिची को हटा दो तो सेंगोकू एरा इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट एरा ऑफ डीमन स्लेयर्स। अब यहाँ पर तुम्हारा एक आर्ग्यूमेंट रह सकता है दैट कोकुशिबो ने खुद बोला था ग्योमे को देखकर कि उसने 300 सालों से इतने ताकतवर विरोधी का सामना नहीं किया है, और सेंगोकू एरा तो नियरली 500 सालों पहले था, क्लियरली स्टेटिंग दैट सेंगोकू एरा के डीमन स्लेयर्स ज्यादा ताकतवर थे। तो चलो फिर इस मिसकंसेप्शन को भी दूर कर ही देते हैं। थर्ड, कोकुशिबो स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्योमे। इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब ग्योमे कोकुशिबो के खिलाफ उतरा था लड़ने के लिए, कोकुशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है और ग्योमे के शरीर को देखकर कहता है ग्योमे के पास पीक ह्यूमन बॉडी है। 300 सालों से उसने ऐसे किसी विरोधी का सामना नहीं किया है, और सेंगोकू एरा के हाशिराज लगभग 500 सालों पहले एग्जिस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली वो ग्योमे से ज्यादा ताकतवर होंगे। अब इससे पहले मैं कुछ समझाऊं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एबिलिटी से तुम्हें क्या समझ में आता है? ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड क्या है?
क्या ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूजर को कोई ऐसी पावर देती है जिससे वो सामने वाले के शरीर के आर पार देख सके और देख कर ही समझ सके कि उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसकी बॉडी फिजिकली कितनी ज्यादा ताकतवर है, एंड फाइट के दौरान उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखेगा जिसके कारण उसकी स्पीड एंड प्रिकॉग्निशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। या फिर कोई ऐसी पावर दे देती है जिसके कारण वो सामने वाले को देख कर ही बता दे कि सामने वाले की ओवरऑल पावर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी, बैटल आईक्यू, फाइटिंग स्टाइल, वर्सेटिलिटी, ऑफेंस, डिफेंस, डिस्ट्रक्टिव पावर, अटैक पोटेंसी, लाइक पूरे अपोनेंट को ही एक झटके में डिकोड कर देना कि उसकी पावर लेवल कितनी है। सीधा सा आंसर है नहीं, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड ऐसी कोई पावर नहीं देती है। अब कोकोशिबो के स्टेटमेंट को सही से समझो। उसने कहा ग्योमे के पास पीक ह्यूमन बॉडी है, अ ह्यूमन बॉडी रिफाइंड टू इट्स अटमोस्ट लिमिट, एंड ये से काफी ऑब्वियस भी है बिकॉज ग्योमे के पास सबसे भयानक फिजिक है पूरे डीमन स्लेयर वर्स में। ही इज गिफ्टेड विद अ मॉन्स्ट्रस फिजिक। सो हाँ, कोकोशिबो का ग्योमे के शरीर को देखकर कुछ ऐसा कहना काफी ऑब्वियस सा था, लेकिन एक बात समझो कि यहाँ पर वो ग्योमे के ओवरऑल पावर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसके शरीर के बारे में बात कर रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता है तो फाइट के दौरान उसने एक और बार ग्योमे के बॉडी के बारे में बात की है, दैट दिस मैन हैव अ पियरलेस बॉडी। उसने ग्योमे के शरीर को एक नहीं दो बार कॉम्प्लीमेंट किया है। फाइट में एक ऐसा मोमेंट भी है जहां पर कोकोशिबो खुद चौंक जाता है ग्योमे की हाई स्पीड को देखकर, एंड अगेन यहाँ पर भी वो ग्योमे के शरीर के बारे में बात करता है, दैट इतना बड़ा शरीर लेकर भी वो इतने फास्ट मूवमेंट्स कैसे कर रहा है। थ्रू आउट द फाइट मल्टीपल टाइम्स उसने ग्योमे के फिजिक के बारे में बात की है, उसकी फिजिकल बॉडी, ना कि उसकी ओवरऑल पावर। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूजर को कोई ऐसी पावर नहीं देती है जिससे वो पूरे अपोनेंट को ही डिकोड कर लिया कि उसकी ओवरऑल पावर कितनी है। और भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, उस समय कोकोशिबो ग्योमे की फुल पावर को आखिर कैसे बता सकता है, क्योंकि उस समय तक ग्योमे ने अपनी फुल पावर अनलीश की ही नहीं थी। उसने ना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट किया, ना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, ना रेड ब्लेड, और तो और उसे उस समय कोई डेथ हैम्प भी नहीं मिला था। वो तो जस्ट अभी फाइट में उतरा ही है, उसने अपनी फाइटिंग स्टाइल भी शो नहीं की है। सो यस, कोकोशिबो स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्योमे दैट 300 सालों बाद उसके सामने कोई ऐसा अपोनेंट आया है, दिस डजंट टेल्स अस दैट ग्योमे वाज वीकर देन सेंगोकू एरा हाशिराज, जो कि 500 सालों पहले एग्जिस्ट किए थे, क्योंकि उस समय वो ग्योमे के सिर्फ शरीर के बारे में बात कर रहा था। और अगर बात रही फिजिक की तो भाई ये तो कंप्लीटली पॉसिबल है कि सेंगोकू एरा में कोई ना कोई ऐसा जाइगेंटिक मॉन्स्टर होगा जो कि फिजिक में ग्योमे से भी आगे होगा। स्टोन ब्रीदिंग के यूजर्स तो यूजुअली काफी बड़े रहते ही हैं, लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट को लेकर ये नहीं कहा जा सकता दैट ओवरऑल पावर में ग्योमे सेंगोकू एरा के हाशिराज से कमजोर है। अनदर मिसकंसेप्शन, मिचिकात्सु योरिची का भाई था एंड ही ट्रेन्ड डायरेक्टली अंडर हिम। वेल, योरिची का भाई होने से कुछ नहीं होता, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, योरिची एंड मिचिकात्सु आर टोटली डिफरेंट। वन इज ऑल अबाउट टैलेंट, द अदर इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मिचिकात्सु योरिची का भाई था, लेकिन हाँ, योरिची की तरह नहीं था। नैरेटिव्स के हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है दैट वो योरिची का डायरेक्ट राइवल था, लेकिन हाँ, ये बात भी सच है दैट he never had that level of strength which can actually rival Yorichi. Yorichi was in a league of his own. It was a one-sided rivalry. सो हाँ, योरिची के नाम पर मिचिकात्सु को डिफेंड नहीं किया जा सकता बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ब्रदर्स वर कंप्लीटली डिफरेंट, एंड नैरेटिव वे में भी भले इन दोनों की राइवलरी दिखाई गई थी, बट इन रियलिटी वी ऑल नो ये एक वन साइडेड राइवलरी थी। एंड यस, आई एग्री दैट ही वाज डायरेक्टली ट्रेन्ड अंडर योरिची, तो उसे ऑब्वियसली बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी, लेकिन हाँ, इसे लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पावर स्केलिंग में एकदम गॉड लेवल पे होगा, बिकॉज इस हिसाब से तो भाई गियू ने भी फॉर्मर वाटर हाशिरा साकुंजी और कोडाकी के अंडर ट्रेनिंग ली थी, एंड येट फाइनल सिलेक्शन में एक भी डीमन को नहीं मार सका। मीनवाइल सानेमी ने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, यहाँ तक कि उसे नीचेरियन ब्लेड्स के बारे में भी नहीं पता था। उसे चाकू, तलवार, खंजर, भाला जो मिला हथियार बनाकर ले गया और बचपन में ही काउंटलेस डीमंस को मार गिराया। सो हाँ, बीइंग योरिचीज ब्रदर एंड बीइंग डायरेक्टली ट्रेन्ड अंडर हिम डजंट एक्चुअली मेक्स हिम अ गॉड लेवल बीइंग इन पावर स्केलिंग। एंड नाउ लास्ट मिसकंसेप्शन मिचिकात्सु को लेकर, जो कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, दैट मिचिकात्सु मास्टर्ड ऑल द डीमन स्लेयर एबिलिटीज। मतलब योरिची अकेला नहीं था जिसके पास सारी पावर्स थी, मिचिकात्सु ने भी डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड ब्लेड, सेल्फलेस स्टेट, ये सब कुछ अचीव कर लिया था। एंड द रीजन फॉर दिस इज भाई वो गोल्डन एरा था डीमन स्लेयर्स का, उस समय सबके पास ये सारी पावर्स होंगी ही। द गोल्डन एरा अलोन बैक सेटअप, वेल दिस डजंट एक्चुअली एक्सप्लेन्स एनीथिंग। जस्ट बिकॉज सेंगोकू एरा वॉज द गोल्डन एरा डजंट मीन कि सबके पास ही सारी डीमन स्लेयर एबिलिटीज थी, बिकॉज इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो यस, गोल्डन एरा के नाम पर यह कहना दैट उस समय सारे डीमन स्लेयर्स ने सारे डीमन स्लेयर एबिलिटीज को मास्टर कर लिया था। गोल्डन एरा को ढाल बनाकर यह कहना दैट उस समय के डीमन स्लेयर्स ने सब कुछ अचीव कर लिया था, सारी पावर्स, दिस डजंट रियली मेक्स एनी सेंस। अब काफी लोगों का कहना हो कि भाई सिर्फ गोल्डन एरा के नाम पर ही नहीं, ये स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं मांगा में दैट उस समय मिचिकात्सु ने सारी पावर्स अचीव कर ली थी। सो यस, इस बात को लेकर ऑफिशियल प्रूफ्स हैं। वेल, इसको प्रूफ नहीं कहते, इसको सीधा सीधा झूठ बोलना कहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्टेटमेंट पूरे मांगा में है ही नहीं। योरिची को छोड़कर सेंगोकू एरा में किसी भी डीमन स्लेयर के बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। द ओनली स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन दैट सबके पास डीमन स्लेयर मार्क था। मिचिकात्सु के बारे में ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि उसके पास डीमन स्लेयर मार्क के अलावा और भी कोई पावर अप था। और हाँ, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास इस बात को लेकर काफी ठोस सबूत हैं।
सबसे पहला ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड मिचिकात्सु ने ह्यूमन फॉर्म में अचीव नहीं किया था, वो उसने डीमन बनने के बाद अचीव किया था एज कोकुशिबो। अगर वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अपनी ह्यूमन लाइफ में अचीव कर चुका होता, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर हिम टू बी टेकन अबैक बाय द डेथ्स ऑफ डीमन स्लेयर्स हु हैड द डीमन स्लेयर मार्क। सिंस ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के कारण वो बाकी के डीमन स्लेयर्स की बॉडी के आर पार देखकर ऑलरेडी समझ जाता कि वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। जस्ट लाइक योरिची अंडरस्टूड हिज मदर्स कंडीशन कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, उन्हें एक डिजीज है लेफ्ट साइड पर। मिचिकात्सु के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड था, इसके रिगार्डिंग किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट रेड ब्लेड। उसके पास रेड ब्लेड भी नहीं था। काफी लोग कहते कि नहीं उसके पास रेड ब्लेड था, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर दी गई है। जब कोकुशिबो बिहेड होने वाला था, जब सानिमी, ग्योमे एंड मुइचिरो के पास रेड ब्लेड आ चुका था, उस समय एक स्टेटमेंट दी गई थी दैट द चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड हु विल बी बोर्न आफ्टर अस विल मेक देयर ब्लेड्स रेड जस्ट लाइक अस एंड विल सरपास अस। ये बात झूठ है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम मांगा के ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लो भाई खुद ही, जब कोकुशिबो मर रहा था यहाँ पर रेड ब्लेड का जिक्र तक नहीं किया गया है। यहाँ पर योरिची की स्टेटमेंट ये थी दैट द चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड विल बी बोर्न आफ्टर अस एंड विल क्लाइम टू इवन फर्दर हाइट्स एंड विल सरपास अस। रेड ब्लेड का लिटरली जिक्र तक नहीं किया योरिची ने एक बार भी। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास इसके रिगार्डिंग भी काफी ठोस सबूत है दैट मिचिकात्सु के पास कभी भी रेड ब्लेड नहीं था। जब मुइचिरो ने कोकुशिबो को अपने रेड ब्लेड से स्टैब किया था, याद करो कोकुशिबो ने क्या कहा था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, अ रेड सॉर्ड जस्ट लाइक योरिचीज। उसने ये नहीं कहा था जस्ट लाइक अस, क्लियरली स्टेटिंग कि पूरे सेंगोकू एरा में सिर्फ योरिची के पास ही रेड ब्लेड थी। और अगर ये भी काफी नहीं है तो भाई मरने के बाद कोकुशिबो दोबारा ये बात कहता है दैट दीज डीमन स्लेयर्स हु वरंट द यूजर ऑफ सन ब्रीदिंग आर डाइंग देयर ब्लेड्स रेड। पहली बार अपनी लाइफ में उसने ऐसे डीमन स्लेयर्स को देखा जो कि सन ब्रीदिंग के यूजर्स नहीं थे, फिर भी रेड ब्लेड की पावर यूज कर पा रहे थे, क्लियरली स्टेटिंग कि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी भी नॉन सन ब्रीदिंग यूजर को रेड ब्लेड की पावर यूज करते हुए नहीं देखा था। सो एक बार खुद सोचो, अगर ह्यूमन लाइफ में ही कोकुशिबो ने रेड ब्लेड की पावर एक्सेस कर ली थी, व्हाट रीजंस कुड ही पॉसिबली हैव टू बी कंप्लीटली शॉक्ड बाय सीइंग नॉन सन ब्रीदिंग यूजर्स मेकिंग देयर ब्लेड्स रेड, जब वो खुद ऑलरेडी ऐसा कर चुका है अपनी ह्यूमन लाइफ में ही एज मिचिकात्सु। मिचिकात्सु के पास रेड ब्लेड था, इसके रिगार्डिंग तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास रेड ब्लेड नहीं था इसके रिगार्डिंग डायरेक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि खुद कोकुशिबो ने दी थी। मरने के बाद उसने खुद कहा these demon slayers are not the user of sun breathing and yet they are dyeing their blades red। और हाँ इस चीज से ये बात भी साबित होती है दैट करंट जनरेशन के हाशिराज क्लियरली ज्यादा ताकतवर है सेंगोकू एरा के हाशिराज से, बिकॉज सेंगोकू एरा में किसी भी नॉन सन ब्रीदिंग यूजर ने रेड ब्लेड की पावर एक्सेस नहीं की थी। सो यस, इट इज ऑफिशियली स्टेटेड इन द मांगा दैट मिचिकात्सु नेवर हैड द रेड ब्लेड। एंड यस, फाइनली सेल्फलेस स्टेट, ये भी मांगा में ऑफिशियली स्टेटेड है दैट देयर आर ओनली 3 demon slayers who ever accessed the selfless state, and yes, Michikatsu isn't one of them. It's Tanjiro, Tanjuro and Yorichi। You might ask कि कोकुशिबो ने तब आकाजा को अपर मून मीटिंग में ब्लेड्स कैसे कर दिया? वेल सिंपल आंसर, आकाजा का ब्लड डेमन आर्ट कंपस नीडल उस समय एक्टिवेटेड नहीं था। एंड यस, कोकुशिबो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है जिसके कारण उसकी स्पीड एकदम अलग लेवल पर है। और भाई मांगा में तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आकाजा की तरफ से दैट उसने आज तक कभी किसी ऐसे अपोनेंट का सामना नहीं किया है जिसके पास बैटल स्पिरिट नहीं थी। एंड ये बात उसने तांजीरो को देखकर कही थी। इससे पहले मोस्ट लाइकली वो ऑलरेडी कोकुशिबो से लड़ चुका था। चलो मान लो कि वो एक फैन मेड थ्योरी है, आकाजा ऑफिशियली कभी कोकुशिबो से नहीं लड़ा है। तब भी भाई एक बात बताओ, सेल्फलेस स्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट इन विच यू कैन नॉट फील एंगर, यू कैन नॉट फील रेज, यू कैन नॉट फील हेट्रेड, you erase your fighting spirit, a state in which you cannot feel any kind of human emotion. And Kokushibo throughout the fight felt anger, felt excitement, felt disgust, फेल्ट जेलसी, फेल्ट रेज और विल पावर तो भाई बंदे की इतनी थी दैट लास्ट में अपना सर कटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। एंड ही हैव सेल्फलेस स्टेट। दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। अगर वो सेल्फलेस स्टेट अचीव कर लेता अपनी ह्यूमन लाइफ में ही, वो कभी अपने भाई से इतना ज्यादा जेलस नहीं हो सकता था। इनफैक्ट वो जेलसी फील कर ही नहीं सकता था। सो यस, कोकुशिबो के पास सेल्फलेस स्टेट भी नहीं है। एंड यस, इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है कि उसके पास सेल्फलेस स्टेट था। सो यस, मिचिकात्सु के पास सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क था, इसके अलावा कोई भी पावर अप नहीं था। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि उसके पास बाकी के पावर अप्स थे। सो यस, इसके साथ फाइनल मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो गया होगा दैट मिचिकात्सु हैड ऑल द डीमन स्लेयर एबिलिटीज एंड मास्टर्ड देम टू परफेक्शन। सो यस, इसके साथ पार्ट 1 खत्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, मिचिकात्सु कितना ताकतवर है। अब जबकि तुम्हें मिचिकात्सु के एक्चुअल पावर का अंदाजा लग चुका है, लेट्स सी वेयर डू ही स्केल्स।
अब तुम ऐसे नॉर्मली पूछ लो तो मिचिकात्सु को करंट जनरेशन के किसी भी हाशिरा से ऊपर रखना काफी मुश्किल है, बिकॉज ही इज टोटली फीटलेस, जबकि बाकी हाशिरास के पास बहुत भयानक फीट्स हैं। शिनोबू लंग्स पंचर होने के बाद भी लिटरली डोमा को एक मोमेंट के लिए अनकॉन्शियस कर देती है। टेंगन एक हाथ से योदारो को कांटे की टक्कर दे देता है व्हाइल बीइंग हाफ डेड, और रेंगोकू अपने 9th फॉर्म से आकाजा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनाइलेशन टाइप को काउंटर कर लेता है। एंड इवन आफ्टर बीइंग पंच्ड थ्रू द चेस्ट, वो आकाजा को अपने डेथ ग्रिप में फंसाकर उसका लगभग आधा गला काट देता है। सो यस, एज आई सेड, दे हैव क्रेजी फीट्स, बट स्टिल वी कैन नॉट फॉरगेट दैट मिचिकात्सु के पास डीमन स्लेयर मार्क था। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर कितना ताकतवर, बिकॉज सेंगोकू एरा के हाशिराज करंट जनरेशन के हाशिराज के मुकाबले उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इवन विद डीमन स्लेयर मार्क। और हाँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए सबूत है। द मोस्ट रिलायबल एंड वैल्यूएबल स्टेटमेंट इन कोकुशिबोस फाइट, जिससे हमें सेंगोकू एरा के हाशिराज और मिचिकात्सु की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग सकता है। आई मीन काफी हद तक। अगर तुम्हें याद हो तो कोकुशिबो से लड़ते वक्त व्हेन सानेमी वाज कॉन्स्टेंटली कीपिंग अप विद हिज टेक्निक्स, कोकुशिबो खुद बोलता है, दिस फीलिंग इज नॉस्टैल्जिक एंड मेक्स मी वांट टू ट्राई हार्डर। लॉन्ग अगो व्हेन द एंटायर कंट्री वाज एट वॉर अगेंस्ट द विंड हाशिरा, आई इंप्रूव्ड माय स्वॉर्ड टेक्निक। मतलब कि वो सेंगोकू एरा के विंड हाशिरा से ऑलरेडी लड़ चुका था अपने ह्यूमन लाइफ में। और हाँ, यहाँ पर सेंगोकू एरा की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो कहता है आई इंप्रूव्ड माय स्वॉर्ड टेक्निक, वो मून ब्रीदिंग 6th फॉर्म इस्तेमाल करता है। एंड यस, मून ब्रीदिंग का 6th फॉर्म उसने अपने ह्यूमन लाइफ में बनाया था। सो मोस्ट लाइकली ये सेंगोकू एरा की ही बात हो रही है। मतलब सेंगोकू एरा के विंड हाशिरा से लड़ते वक्त उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को इंप्रूव किया था। और हाँ, उस विंड हाशिरा के पास डीमन स्लेयर मार्क भी होगा, बिकॉज उस एरा में सभी मार्क्ड थे। तो कोकुशिबो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेंगोकू एरा का मोस्ट लाइकली मार्क्ड विंड हाशिरा नॉर्मल बेस सानेमी के लेवल का था विदाउट एनी डेथ हैम्स। और वो विंड हाशिरा इतना ताकतवर था दैट ही पुश्ड मिचिकात्सु टू दैट एक्सटेंट जहां पर उसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी। मतलब मिचिकात्सु ऑब्वियसली उससे ज्यादा ताकतवर था, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं, दोनों का लेवल लगभग सेम ही होगा। मतलब सेंगोकू एरा का विंड हाशिरा एंड मिचिकात्सु नॉर्मल बेस सानेमी के लेवल पे होंगे। चलो अगर ये मान भी लिया जाए दैट मिचिकात्सु उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और वो मैच जीत गया होगा एट मिड टू हाई डिफिकल्टी, हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन चलो तब भी मान लिया सिंस ही वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ दैट एरा। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन में ही वुड बी stronger than normal base Sanemi without any death hamms, somewhere around the level of full powered Kyojuro, because अगर Kyojuro को full power में रख दो, I mean with death hamms, then he is definitely more powerful than normal base Sanemi. And yes, जैसे कि मैंने कहा मिचिकात्सु के पास Demon Slayer मार्क था, then yes most likely he would be stronger than full powered Kyojuro. अब हाँ, सेंगोकू एरा के हाशिराज even with Demon Slayer मार्क लगभग करंट जनरेशन के बेस हाशिरा के लेवल पे थे, and yes that too is one of the strongest हाशिरा ever. लेकिन हाँ, मिचिकात्सु बाकियों की तरह नहीं था, he was much stronger than anyone else, the second strongest demon slayer of that era. So yes, he would be more powerful than Kyojuro. लेकिन अभी तक तो मैंने सिर्फ बेस हाशिराज की ही बात की है। क्या वो मार्क्ड हाशिराज के सामने जीतेगा? फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मीत्सुरी, देन मीत्सुरी जोहाकुतेन से लड़ गई थी एंड यस घंटों तक लड़ी है। एंड फन फैक्ट, वो मीत्सुरी का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है भी नहीं। फाइनल बैटल में वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। आई मीन सीरियसली इतना घायल होने के बाद ही मुजान का पूरा हाथ उखाड़ दिया था, लेकिन कमी बस ये रह गई दैट वो फाइनल बैटल में अपना मार्क अवेकन नहीं कर सकी थी। कंसिडरिंग ऑल दिस, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू पुट मिचिकात्सु अबव मीत्सुरी, क्योंकि मीत्सुरी के पास अलग लेवल के फीट्स हैं, बट स्टिल नैरेटिव्स आर देयर टू सपोर्ट हिम। जैसा कि मैंने कहा कि वो सेंगोकू एरा का कोई नॉर्मल मार्क्ड हाशिरा नहीं था, ही वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ दैट एंटायर गोल्डन जनरेशन। वो भी इस एक्सटेंट तक कि वो योरिची से बोलता है देयर इज नो वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू राइवल अस, मतलब पूरे जनरेशन में कोई उनको राइवल तक नहीं कर सकता था। ये दोनों भाई बाकियों के मुकाबले एकदम अलग लेवल पर थे। सो हाँ, अगर नैरेटिव्स पे पूरा भरोसा करें देन ही इज इवन स्ट्रॉन्गर देन मार्क्ड मीत्सुरी। तो चलो वो मीत्सुरी से आगे निकल गया, बट इज ही गोइंग एनी फर्दर? A straight answer no. This is where he stops completely. यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट या नैरेटिव्स काम नहीं आने वाले हैं, बिकॉज टॉप 5 हाशिरा से जीतना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है इसके लिए। बिकॉज एज आई सेड उसके पास सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क था, एंड यहाँ पर तो सारे हाशिरास के पास रेड ब्लेड है, और ग्यो में ओबना एंड मुइचिरो के पास तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी है। सीरियसली भाई, एंड नो वे ही इज विनिंग अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम। मुइचिरो लॉन्ग शॉट कोकुशिबो के अटैक्स पर रिएक्ट कर रहा था और उन्हें डॉज कर रहा था। अ वे स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ मिचिकात्सु। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्सेस करके थोड़ी हेल्प लेने के बाद वो कोकुशिबो को ब्लिट्स भी कर पाया था, एंड यस अपने रेड ब्लिट्स से उसे परमानेंट डैमेज दे दिया। सो हाँ, मुइचिरो के सामने जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। आई विल से इट एज मेनी टाइम्स एज इट टेक्स। पूरे सुगीकुनी ब्लड लाइन में मुइचिरो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है आफ्टर योरिची, सरपासिंग हिज एंसेस्टर मिचिकात्सु इन एवरी पॉसिबल वे। भाई ये बंदा 2 हिस्सों में कट चुका था और उसके बाद भी हार नहीं मानी। ही रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ द ब्लेड और आखिरी मोमेंट में रेड ब्लेड की पावर एक्सेस कर ली, एक ऐसे स्टेट में वेयर ही इज जस्ट फ्यू माइक्रो सेकंड्स अवे फ्रॉम डाइंग। एंड यस, अगर टॉप 4 हाशिरा की बात करें देन ही डजंट इवन स्टैंड्स अ चांस। ग्यो में सानेमी, ओबना एंड गियू आर ऑन अ होल अदर लेवल। इन्हें तुम बेस में लो या फिर सारे पावर अप्स के साथ लो, ही इजंट विनिंग अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम।
Their feats are just way too much to ignore for any statements or narratives Michikatsu has. ओबनाई बेस में रेजिंग मुजान का सामना करता है और काफी मोमेंट्स पर उस पर अटैक्स लैंड कर पाता है। मार्क मिलने के बाद तो ही बिकेम द MVP। लेटर ऑन अंधा होकर ही मुजान के अटैक्स को काउंटर कर पा रहा था, कुछ मोमेंट्स पर तो मिड एयर में काउंटर कर ले रहा था। गियू फुल पावर्ड आकाजा का सामना करता है, उसे काफी बार ब्लिट्स भी करता है एंड लेटर ऑन ही वाज एबल टू इवन टैंक हिज स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। लेटर ऑन वो मुजान से भी लड़ता है, उसका पूरा हाथ कट जाता है एंड येट उस शॉकवेव अटैक में वो डटा रहता है। सानिमी तो भाई ही वाज अ रेकलेस बीस्ट। लॉन्ग शॉट कोकुशीबो के काफी सारे अटैक्स को डॉज किया, ग्योमे के साथ मिलकर रेड ब्लेड हासिल करके कोकुशीबो को बिहेड किया। उसके बाद बिना रेस्ट लिए मुजान से भी लड़ता है, उस पर काफी सारे अटैक्स लैंड करता है। इनफैक्ट आते ही उसे 2 हिस्सों में काट देता है और उसे जला देता है। और ग्योमे के बारे में भाई क्या ही कहूँ, अगर टामायो एंड शिनोबु के प्लान को हटा दो, हेड ऑन कॉम्बैट में ग्योमे वाज द MVP ऑफ द इंटायर फाइनल बैटल। ही फॉट 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस बैक टू बैक। सो अब खुद बताओ, इज इट पॉसिबल टू ओवरलुक सच फीट्स जस्ट फॉर सम नैरेटिव्स एंड स्टेटमेंट्स जो कि उस लेवल पर दिए भी नहीं गए थे। सही से देखो तो मिचिकात्सु के पास बस कुछ ही स्टेटमेंट्स हैं, दैट ही वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ सेंगोकू एरा एंड ही हैड डीमन स्लेयर मार्क। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड ब्लेड एंड सेल्फलेस स्टेट के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं। और भाई इवन अगर नैरेटिव वे में भी देखा जाए, वो डेफिनेटली योरिची का राइवल था, बट इट वाज अ वन साइडेड राइवलरी। एट बेस्ट ही स्ट्रॉन्गर देन मार्क्ड मीत्सुरी। लगभग फुल पावर्ड बेस सानिमी के लेवल पे, आई मीन बेस सानिमी विद डेथ हैम्स। बिकॉज इवन इन बेस अगर सानिमी को फुल पावर मिलो, आई मीन विद डेथ एम्स, देन ही स्ट्रॉन्गर देन ऑल द अनमार्क्ड हाशिरास एज वेल एज मार्क्ड मीत्सुरी। लेकिन हाँ, वो बेस सानिमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही एकदम उसके लेवल पे है दैट इट कुड गो ईदर वे। बेस सानिमी इज स्टिल रीजनेबली स्ट्रॉन्गर देन मिचिकात्सु। ओनली गियू एंड ओबनाई कैन राइवल हिम कंप्लीटली, दैट इट कुड गो ईदर वे। सो हाँ, अगर बेस मिलो देन अमंग हाशिरास ही वुड बी 5th स्ट्रॉन्गेस्ट, stronger than anyone but not stronger than top 4 Hashiras. Their feats are just too much to overlook for any statement or narrative Michikatsu has. और हाँ, अगर full power मिलो, I mean with every power up, then he is most likely 6th strongest. Ain't no way he is winning against the 5th strongest Hashira Muichiro. Muichiro surpassed him in every possible way. So now second part खत्म होता है, that where do he scales. Now the third part, the reality. Now ये तीसरा पार्ट तुम्हें हिला कर रख दिया क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें 2 फैक्ट्स बताने वाला हूँ एंड यस, दूसरा वाला लिटरली भयंकर है। सो पहला फैक्ट है दैट अभी तक मैंने जो कुछ ये पार्ट 2 में कहा है पावर स्केलिंग से रिलेटेड, वो एक्चुअली में 50-50 है। मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी। एंड यस, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा ही बाकियों के साथ भी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई हारुकुतो को छोड़कर कोई भी मिचिकात्सु की फुल पावर 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकता। बिकॉज इन रियलिटी मिचिकात्सु इज अ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर, टोटली रिलाइड ऑन स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स विद 0 फीट्स। हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो अपनी ह्यूमन लाइफ में कितना पावरफुल था। वी नेवर सॉ एनी ऑफ हिज बैटल्स। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फीट्स ही सब कुछ होती हैं, डोमा भी प्रीटी मच फीटलेस है। अगर सिर्फ फीट्स की बात करो, then even Zohakuten is more powerful than him. उसके पास स्टेटमेंट्स हैं that he is upper moon too and surpassed Akaza in a very short period of time. नैरेटिव वे में भी उसको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया बिकॉज कोकुशीबो ने आकाजा को क्लियर अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन मौका मिलने के बाद भी आकाजा ने डोमा को चैलेंज नहीं किया डिस्पाइट हिज इंटेंस हेट्रेड टुवर्ड्स हिम। लेकिन हाँ, इन सब के अलावा उसके पास स्टिल थोड़े से फीट्स हैं जिनसे हम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। उसने शिनोबु को बस एक अटैक में ही मार दिया था। फाइट सही से देखो, शिनोबु को पूरे फाइट में बस एक ही अटैक लगा है। कानाओ इनोस्के के मुकाबले भी वो कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो इनोस्के का बोर मास्क निकाल लेता है, कानाओ की तलवार भी छीन लेता है, विच मीन्स वो उनके गले तक आ गया था और ये बात उनको रियलाइज भी नहीं हुई। वो चाहता तो 1 सेकंड के अंदर दोनों का गला काट सकता था। और तो और वो इतना ज्यादा पॉइजन हो चुका था कि उसकी बॉडी मेल्ट कर रही थी। मुजान भी सेलुलर डिस्ट्रक्शन के फेज में गया था, लेकिन स्टिल वो एक ऐसे स्टेट में नहीं गया था जहां पर उसकी बॉडी पूरी मेल्ट करने लगे। लेकिन तुम्हें याद ही होगा कि 4th ड्रग मुजान का क्या हाल हुआ था। एंड डोमा यहाँ उससे भी बदतर सिचुएशन में है एंड येट वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है। सो हाँ, ऐसा नहीं है कि फीट्स ही सब कुछ है, लेकिन कम से कम थोड़े से फीट्स होने चाहिए किसी कैरेक्टर के पास ताकि उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सके। अदरवाइज दैट कैरेक्टर इज टोटली हाइपोथेटिकल। पार्ट 2 में मैंने पावर स्केलिंग से रिलेटेड जो भी कहा है, मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल अंदाजा लगाया है कि मिचिकात्सु की एक फाइट हुई थी सेंगोकू एरा के विंड हाशिरा से। उसके पास डीमन स्लेयर मार्क था, वो सेंगोकू एरा का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था, वो नैरेटिव वे में योरिची का राइवल था, एटसेट्रा। द अल्टीमेट फैक्ट इज दैट हमें कोई आइडिया नहीं है कि कोकुशीबो ह्यूमन लाइफ में कितना पावरफुल था। इसलिए मैंने पावर स्केलिंग में जो कुछ भी कहा इट्स 50-50। ये पॉसिबल है दैट मिचिकात्सु सिर्फ डीमन स्लेयर मार्क के साथ ही एक्चुअली में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, और ये भी पॉसिबल है कि वो करंट जनरेशन के एक भी हाशिरा को ना हरा पाए। इट इज नथिंग रिगार्डिंग ओपिनियन कि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है।
इट इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशंस कि तुम किस तरीके से स्टोरी को समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओपिनियन में काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ दैट गियो एंड ओबनाई लगभग सेम लेवल पर ही हैं बिकॉज हमने उन्हें लड़ते हुए देखा है। लेकिन इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो शिनजिरो रेंगोकू कितने ताकतवर हैं कोई नहीं जानता। वो लोअर मून्स एंड डाकी एंड काइगाकू इन सबसे तो डेफिनेटली ज़्यादा ताकतवर होंगे ही, बट वेयर डू ही एग्जैक्टली स्केल्स ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है। क्या वो क्योजिरो के लेवल पे हैं या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर या फिर उससे कमज़ोर, वी हैव नो आइडिया। सो यस, पार्ट 3 का सबसे पहला फैक्ट, मिचिकात्सु को पावर स्केलिंग में एक्चुअली इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता है। इसका पहला कारण मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ दैट इट इज टोटली हाइपोथेटिकल। तुम चाहो तो अंदाजा लगा सकते हो जैसे कि मैंने किया है। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आई मीन द वे आई इंटरप्रेट द स्टोरी, सारे स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स को ध्यान में रखते हुए एक अंदाजा लगाया। बट यस, जैसा कि मैंने कहा, दैट वाज टोटली हाइपोथेटिकल। नाउ यू माइट से दैट भाई बीइंग फीटलेस डज नॉट मीन ही इज वीक। तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है? क्योंकि भाई ये अंदाजा लगाना दैट कोकुशिबो अपनी ह्यूमन लाइफ में कितना पावरफुल था, ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम ये अंदाजा लगा रहे हो कि सीजन 1 में सानेमी एंड ओबानाई कितने ताकतवर थे। नाउ ये दोनों भी फीटलेस हैं, लेकिन इनके लिए भी कहा जा सकता है बीइंग फीटलेस डज नॉट मीन दे आर वीक। लेकिन बात है कि इन्हें स्केल करोगे कैसे? सीजन 1 में दोनों लड़े ही नहीं है, कोई फीट है ही नहीं, तो भाई घंटा पता होगा किसी को कि दोनों कितने ताकतवर हैं। चाहे तुम कितने भी स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स दे दो इसके लिए कि ये दोनों हाईएस्ट रैंक पे थे, हाशिरा रैंक, तो कैसे भी इनके पावर लेवल का अंदाजा लगा, वो एक्यूरेट पावर स्केलिंग थोड़ी ना होगी, वो रहेगी तो हाइपोथेटिकल ही। सो हाँ, तुम चाहो तो उसे स्केल कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज हाइपोथेटिकल। और दूसरा कारण ये है दैट अगर मिचिकात्सु को पावर स्केलिंग में इंक्लूड कर दो, दूसरों को भी करना होगा। डोंट गो फॉर डबल स्टैंडर्ड्स कि तुम मिचिकात्सु को इंक्लूड करने को तैयार हो पावर स्केलिंग में, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को नहीं, जो कि मिचिकात्सु की तरह ही फीटलेस हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स हैं उनके पास। क्योंकि ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं, जिगुरो कुवाचिमा, साकुनजिरो कोडाकी, शिनजिरो रेंगोकू, कानाए कोचो। कानाए तो इवन ज़्यादा डिजर्विंग है मिचिकात्सु से फॉर बीइंग इंक्लूडेड इन पावर स्केलिंग, क्योंकि उसके पास कम से कम कुछ फीट्स हैं। वी नो दैट शी वाज एबल टू स्टॉल डोमा अंटिल सनराइज। तो ऐसे में बाकी हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना होगा डिस्पाइट हैविंग नो नॉलेज अबाउट देयर पावर, कि वो एक्चुअली में कितने पावरफुल थे। इस हिसाब से भाई टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 की लिस्ट हाइपोथेटिकल कैरेक्टर से भर जाएगी। और वो कैरेक्टर्स जिन्होंने एक्चुअली में फीट्स दिए हैं, जिनकी पावर का हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो इस लिस्ट में आ ही नहीं पाएंगे। द पावर स्केलिंग विल बी वेरी हाइपोथेटिकल एंड इनएक्यूरेट। एंड नाउ पार्ट 3 का दूसरा फैक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग है, तो प्लीज़ भाई कमेंट्स में सच्ची सच्ची बताना कि तुम में से कितनों को इसके बारे में पता था। क्या तुम्हें पता है कि अगर हम एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में आ जाए जहां पर हम हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करने को तैयार है पावर स्केलिंग में, तब भी एट बेस्ट मिचिकात्सु इज स्टिल थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज एक्चुअली तांजीरोज फादर तांजूरो कामाडो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो एक बार बस मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद खुद फैसला करो। सिर्फ स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स के बेस पर देखें, देन तांजूरो सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर वर्स का। इनफैक्ट फैंस के बीच तो ये थ्योरी भी काफी मशहूर है दैट तांजूरो योरिची का ही रीइंकार्नेशन था, बिकॉज जैसी लाइफ योरिची जीना चाहता था बिल्कुल वैसी ही लाइफ तांजूरो को मिली थी। अब हाँ, ये एक फैन थ्योरी है, लेकिन अगर स्टोरी के अंदर जाकर देखो तो नैरेटिव वे में काफी हद तक सही भी लगती है। तांजूरो वाज बोर्न विद अ डीमन स्लेयर मार्क, बिल्कुल योरिची की तरह, मिचिकात्सु की तरह नहीं जिसे ट्रेनिंग से डीमन स्लेयर मार्क मिला था। मिचिकात्सु के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट। तांजूरो के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट उसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। एंड जरा याद करो, जब तांजीरो ने पहली बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट को यूज किया था, वो इजीली आकाजा के लेवल को सरपास कर गया था। वो भी एक ऐसे स्टेट में जहां पर वो उन पावर्स को मैक्स पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकता था, वो उन पावर्स को मेंटेन नहीं कर सका और कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका पूरा स्टैमिना खत्म हो गया। एंड तांजूरो कॉन्स्टेंटली इन पावर्स को मैक्स पोटेंशियल पर यूज कर सकता है विदाउट फीलिंग एनी एग्जॉशन। और हाँ, इसके पास फीट्स भी है जहां पर हमने इसे सारी पावर्स यूज करते हुए देखा भी है, वो भी एक ऐसे स्टेट में जहां पर वो बहुत कमजोर है। लाइक मरने से सिर्फ कुछ दिनों पहले ही उसने ये सारी पावर्स तांजीरो को दिखाई थी। मतलब कि ये बंदा इतना ताकतवर है दैट ही डिफीट्स आकाजा एनी डे। बस इसके पास एक नीचरियन ब्लेड की कमी है, लेकिन हाँ, डीमंस को नॉर्मल वेपन से भी मारा जा सकता है इफ यू कैन स्टॉल देम अंटिल सनराइज। एंड हाउ विल आकाजा इवन फाइट बैक अगेंस्ट समवन लाइक हिम, जब वो तांजीरो के सामने ही कुछ नहीं कर सका था। आकाजा मैच के एंड में ज्यादा डोमिनेटिव सिर्फ इसीलिए साबित हुआ बिकॉज तांजीरो का स्टैमिना खत्म हो चुका था और वो सेल्फलेस स्टेट को मेंटेन नहीं कर सका। अगर वो कॉन्स्टेंटली सेल्फलेस स्टेट में रह सकता था, आकाजा उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज सेल्फलेस स्टेट इज द डोमेन ऑफ सुपरमेसी जिसे आकाजा कभी अचीव नहीं कर सका था। एंड हियर वी हैव तांजूरो हु मेंटेन्ड दिस स्टेट थ्रू आउट हिज लाइफ।
वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी कॉन्स्टेंटली यूज कर सकता है, विच मीन्स आकाजा कैन नॉट इवन एस्केप। मतलब नॉर्मल वेपन्स के साथ भी तांजीरो कैन इजीली स्टॉल हिम अंटिल सनराइज। वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म करता था फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। मतलब आकाजा अगर एकदम घात लगाकर भी बैठेगा कि जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही उस पर अटैक करना है, वो स्टिल कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर इसे नीचे ब्लेड दे दो, ही कैन वन शॉट आकाजा। एंड फन फैक्ट, ये इसकी फुल पावर है भी नहीं, ये बंदा सन ब्रीदिंग को यूज कर सकता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल। और वो भी भाई ये सन ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका है। और हाँ, ब्रीदिंग स्टाइल सिर्फ नीचेरियन ब्लेड से ही नहीं बल्कि वुडन सॉर्ड से भी यूज हो सकती है। एंड तुम्हें सबसे शॉकिंग फैक्ट पता है, फाइनल बैटल में सन ब्रीदिंग को लेकर 3 स्टेजेस बताए गए थे। सबसे पहले किसी डीमन स्लेयर को सन ब्रीदिंग सीखना पड़ता है और उसके बाद वो उन 3 स्टेजेस पर जा सकता है। सबसे पहला एबल टू डू इट, जहां पर आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस तुम सही तरीके से सन ब्रीदिंग को यूज करना सीख जाते हो। दूसरा मास्टर इट, जहां पर तुम आराम से सन ब्रीदिंग को यूज कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर बॉडी पोस्चर और एक्सटर्नल सिचुएशन। और तीसरा टेक इट टू द लिमिट्स, मतलब रिफाइनिंग योर ब्रीदिंग स्टाइल टू दैट एक्सटेंट वेयर यू कैन ऑलवेज यूज इट एट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। और भाई यकीन करोगे, तांजीरो फाइनल बैटल में स्टेज 1 पर था। एंड दिस इज 13th फॉर्म तांजीरो, द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ तांजीरो एज अ डीमन स्लेयर, जो कि अपर मून 2 डोमा के लेवल पे है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे के लेवल पे है। और हाँ, ये तांजीरो ने खुद भी एक्सेप्ट किया है, जहाँ पर वो फाइनल बैटल में जब मुजान के खिलाफ उतरा था, उसने खुद कहा था वो आज तक सन ब्रीदिंग को सही से यूज नहीं करता था। जब उसने अपनी आंखों से योरिची को सन ब्रीदिंग यूज करते हुए देखा, तब वो समझा वो कितनी सारी गलतियां करता था अपने ब्रीदिंग में, अपने मूवमेंट्स में। मतलब वो इस बात को खुद एक्सेप्ट करता है दैट वो अभी स्टेज 1 में व्हेन ही इज एबल टू डू सन ब्रीदिंग करेक्टली। और हाँ, इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है मांगा में। एंड तांजीरो 2nd स्टेज पर है, ही मास्टर्ड द सन ब्रीदिंग। अब अगर तुम ये कहने वाले हो कि भाई तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तांजीरो ने सन ब्रीदिंग को मास्टर कर लिया था, वेल तांजीरो इस बात को खुद एक्सेप्ट करता है फाइनल बैटल में दैट आज भी वो यहाँ पे अपने फादर की जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ही डोंट इवन नो इफ ही कैन लास्ट अंटिल डॉन, क्लियरली स्टेटिंग कि अगर उसके पापा वहां पर होते वो मुजान को सुबह तक रोक लेते। बिकॉज ट्राई टू रिमेंबर उस फाइट में तांजीरो क्या कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू यूज द 13th फॉर्म जिससे योरिची ने मुजान को हराया था। एंड व्हाट इज 13th फॉर्म? Perfected form of sun breathing, combination of all previous 12 forms. Now connect all the dots. हिनोकामी कागुरा क्या है? The dance of the fire god, जहाँ पर तुम sun breathing के लगातार 12 फॉर्म्स को यूज करते रहते हो in a repeated motion. द 13th फॉर्म, और इस 13th फॉर्म को तांजीरो के फादर यूज कर सकते थे और वो सनसेट से सनराइज तक इस हिनोकामी कागुरा डांस को परफॉर्म करते थे। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता है तो याद करो मैंने 2nd स्टेज पर क्या कहा था, मास्टर इट विच मीन्स यू कैन यूज इट रिगार्डलेस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड एक्सटर्नल सिचुएशन। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट तांजीरो डिड। बचपन से ही उन्हें एक बीमारी थी जिसके कारण उनका शरीर काफी कमजोर था और हाँ, वो एक बर्फीले इलाके में रहते थे। एंड याद करो, बर्फीले इलाके में ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करना काफी मुश्किल है और तांजीरो इस बर्फीले इलाके में सन ब्रीदिंग को सनसेट से सनराइज तक यूज करते थे। और हाँ, सन ब्रीदिंग ना सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है बल्कि टफेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल भी है, क्योंकि बॉडी पर सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसी से पड़ता है और तांजीरो का शरीर तो ऑलरेडी काफी कमजोर था। सो यस, ही मास्टर्ड द सन ब्रीदिंग, वो 2nd स्टेज पर थे। एंड आई थिंक नॉट ओनली ही मास्टर्ड इट, ही वाज वेरी क्लोज टू टेक इट टू द लिमिट्स। एंड यस, अगेन मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए भी सबूत है। जैसा कि मैंने कहा, तांजीरो काफी बीमार रहते थे, उनका शरीर काफी कमजोर था, वो एक बर्फीले इलाके में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करते थे, वो भी सनसेट से सनराइज तक। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस ही नेवर फेल्ट एनी एक्सॉशन, ही डिड इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, वो भी तब जब वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एंड सेल्फलेस स्टेट को ही मेंटेन कर रहे थे। भाई तांजीरो की हालत खराब हो गई थी, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड मेंटेन करने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई एंड सन ब्रीदिंग को सही से यूज करने की वजह से उसका सर चकराने लगा, उसे खून की उल्टियां होने लगी। और ये सब तो तब हुआ जब वो सेल्फलेस स्टेट को अचीव भी नहीं कर पाया था मुजान के खिलाफ, और तांजीरो 10 मिनट भी ये नहीं कर सका था। एंड देन वी हैव तांजीरो's डैड, जो कि दोनों ही पावर अप्स के साथ सन ब्रीदिंग को सनसेट से सनराइज तक यूज कर सकते थे। और याद करो, टेक इट टू द लिमिट्स में क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू आर ऑलवेज एबल टू यूज इट एट इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। अब ऑब्वियसली वो योरिची की तरह सन ब्रीदिंग को मैक्सिमम पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाए थे, बट ही वाज ऑलवेज एबल टू डू इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट फीलिंग एनी एक्सॉशन। तो मोस्ट लाइकली वो 2nd स्टेज से भी ऊपर निकल चुके थे, मतलब अराउंड 2nd एंड 3rd स्टेज के बीच में। तो एक बार सोच कर देखो, तांजीरो जब 1st स्टेज में इतना ताकतवर था तो जो डीमन स्लेयर 2nd स्टेज पर होगा वो कितना ताकतवर होगा। मुझे पता है कि वो प्रोफेशन से डीमन स्लेयर नहीं थे, लेकिन उनके पास सारी डीमन स्लेयर एबिलिटीज हैं एंड यस, ब्रीदिंग स्टाइल भी। बस एक नीचेरियन तलवार की कमी है, वो अगर इन्हें दे दो तो भाई दिस मैन इज अ बीस्ट। कंसिडरिंग दैट वो डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, ये सारी पावर्स कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं एट मैक्स पोटेंशियल एंड सन ब्रीदिंग में वो मोस्ट लाइकली 2nd एंड 3rd स्टेज के बीच में है, तांजीरो's फादर कैन इजीली स्टैंड अगेंस्ट मुजान इन 1v1। हाँ, भले ही वो मुजान को हरा नहीं सकेंगे,
मतलब नैरेटिव्स एंड स्टेटमेंट्स के हिसाब से दिस मैन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट मूजान, लेट अलोन मिचिकात्सु कमिंग क्लोज टू हिज लेवल। और तो और इनके पास कुछ फीट्स भी है टू बैक हिज स्टैट्स अप। सो हाँ, अगर सिर्फ स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स के बेस पर भी देखा जाए, तांजीरो इजीली डिस्ट्रॉयज मिचिकात्सु एनी डे। बट जैसा कि मैंने कहा, इट इज ऑल हाइपोथेटिकल। लेकिन अगर हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आ जाए जहां पर हम हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं इन पावर स्केलिंग, ज्यादा से ज्यादा मिचिकात्सु कुड बी थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एट मैक्स, बिकॉज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज एक्चुअली तांजीरो। सो यस, द बेटर आइडिया नॉट टू इंक्लूड मिचिकात्सु इन पावर स्केलिंग। खैर, ये बस मेरी राय है मिचिकात्सु को लेकर, तुम अपनी राय कमेंट्स में बताओ। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। जानता हूँ भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है एंड कसम से भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, सो यू डोंट मिस अनदर डीमन स्लेयर वीडियो। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।